डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में? एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा गंदा करके ना चले जाते थे। किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2-3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वह एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करती हैं और मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़ करके उनके पास पहुंच जाता है, सीधे कोठे पर, और वहां जाकर के देखता है तो एक से बढ़कर के एक लड़कियां हैं जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए हैं। उन लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का न केवल आकर्षित होता है बल्कि उनमें से सिलेक्शन करने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री हो जाती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उस लड़की को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते हैं और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है, परेशान हो जाता है, ये सोच कर कि ये यहाँ पर कैसे आई और यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब जानने के लिए उसने किसी और लड़की के साथ जाने के बजाय अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा कि मुझे इस लड़की के साथ जाना है। उस लड़की ने जब उस लड़के को अपने कमरे में लेकर के जाती है तब वो अपनी आपबीती जो बताती है उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहां पर रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई में अपने आप में बहुत ही शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से करी गई थी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना ये शुरू होती है, दरअसल एक लड़का होता है जो कि पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला होता है। वो लड़का उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में एक शराब की यहाँ पर नौकरी करता था। बात कर रही हूँ 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के को उस शराब के जो मालिक है उसने कहा था कि तुम्हें मेरठ में जो सराफा है वहां पर जाना है और एक निश्चित दुकान पर उसको वहां पर भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का चला था मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए तो इसको जाना था सराफा बाजार में, लेकिन उस कबाड़ी बाजार से होकर के गुजरना था। कबाड़ी बाजार को रेड लाइट एरिया कहा जाता था। अब जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से वो गुजर रहा था, उस लड़के की नज़र जो उस दुकानों के ऊपर बने हुए मकान थे उस पर पहुंचती है। वहां से झांकते हुए लड़कियों पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उन लड़कियों को देख करके वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। कितनी ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो हाथ हिला करके इशारा कर रही थी अपनी तरफ बुलाने की, उसे अपील कर रही थी। वही नहीं, वो आसपास में जब देखता है तो और न जाने कितने ऐसे आदमी वहां पर गुजर रहे थे। उन गुजरते हुए लोगों को देख करके वो लड़कियां, वो महिलाएं उन्हें इशारा किया करती थी ताकि वो आए और उन तंग गलियों से, तंग सीढ़ियों से चढ़ करके वो ऊपर आए और उनके साथ वक्त बिताए। उस लड़के ने जब एक लड़की से नज़र मिलाई तो उस लड़की को देख करके वो लड़का थोड़ा परेशान सा हो जाता है और तभी वो लड़की एक पर्ची फेंक करके ऊपर से डाल देती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उस पर्ची में लिखा हुआ था
कि रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना। यही बात सुनकर के वो लड़का अब इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे उसके मालिक ने सराफा बाजार में किसी काम से भेजा था। उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसीलिए आज काम पर मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल आ जाना। वो रात 8 बजे होने का इंतजार करने लगा, और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे पर उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर के जब ऊपर चलता है और चलने के बाद जब देखता है अंदर, तो एक महिला है, और वहाँ उस महिला के इर्द गिर्द कई सारी और लड़कियां होती हैं जो सुंदर सुंदर होती हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप करा हुआ था। वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उनकी कोशिश थी कि वो ग्राहक जो आ रहे थे उन ग्राहकों को रिझाने की वो कोशिश कर रही थी। और तभी वो लड़की भी वहाँ पर आती है जिस लड़की ने पर्ची बना करके फेंकी थी, उसको रात को 8 बजे आने के लिए, रात बजे आने की बात कही थी। दरअसल वो लड़की भी तभी आ जाती है, और उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसके साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है सबीना। उस सबीना को देख करके वो एकदम से उसका चेहरा एकदम खिल जाता है, चमक जाता है। लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है सबीना, वो कोई और नहीं होती बल्कि उसकी रिश्ते में रहने वाली बहन होती है। वो लड़का ये नहीं जानता था कि सबीना यहाँ पर क्या कर रही है। सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गांव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ इन कपड़ों में, इस मेकअप में जब उसे वो देखता है तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि वो उसके पास जरूर जाए। और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इत्मीनान से बातें करूँगी। ठीक उसकी मांगी हुई जो रकम होती है वो तय हो जाती है। वो लड़का जो कि अपनी ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है, और जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से, ताकि उसकी आवाज़ें बाहर न जाए, इतनी जोर से वो रो रही थी, और रो रो के अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि भैया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। 6.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, और मेरा एक एक दिन, एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे? तभी वो कहती है कि भैया, आने की जो मेरी मुख्य वजह है वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आकर के रुकती है, और उस कार वाले ने मुझे अपने गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और एक नशा दिया। और जब नशे से आंखें खुलती हैं तो इसी कोठे पर आकर के मेरी आंखें खुलती हैं। शुरू के 15 दिन तो बहुत ही बुरे और बहुत ही परेशानी वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पर जो ग्राहक आते थे उन ग्राहकों को रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी, और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो ग्राहक आते थे, जो पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने पास भी कुछ थोड़े बहुत रह पाते होंगे, बाकी ज़्यादातर पैसे वो उस मालकिन जो होती है उस कोठे की, वहाँ तक पहुँचाया करते थे वो पैसे। यहाँ बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन अचानक ही दरवाज़ा फिर से खुल जाता है, और दरवाज़ा को जब खोलते हैं तो वो वाकई में बहुत भयानक होता है। एक और लड़की की वहाँ पर एंट्री हो जाती है उस कमरे में, और जिस तरीके से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला, कोई भी लड़की ऐसे किसी ग्राहक के सामने बैठ ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, अपने भाई से बातचीत करते हुए, और जब कपड़े पहने हुए थे तो उसने अपने तन को पूरी तरीके से ढका हुआ था, और जो बैठने का उसका सलीका था, कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठती है। उस लड़की को, जो नई एक और लड़की आई थी, उसको समझने में जरा भी देर नहीं लगती, और उसने कहा कि कुछ न कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो।
यदि तुमने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश करी तो देख लेना, मैं फिर ये बात जाकर के मार्केट तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब उसने बताया कि ये मेरा भाई है, मेरे गांव का है, और मैंने इसे बताया कि ये मुझे बचाने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रहा है, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया और उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उस महिलाओं ने कोशिश करी, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहाँ से कुछ देर के बाद रुकता है, और रुकने के बाद यहाँ से निकल आता है। जिस दुकान पर वो दिन में गया था उसी दुकान पर वो फिर एक बार फिर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस जगह वो पहुंचा था वहाँ के नौकर से उसकी जान पहचान होती है। उस नौकर के पास जाता है और पूरी कहानी अपनी बयान करता है और कहता है कि भैया, यहाँ पर मेरी बहन है, वो कोठे पर है, रेड लाइट एरिया में है, कई महीनों से वो वहाँ पर फंसी हुई है, कितने ही ग्राहकों को वो शोभा बनती है, उसे बचाना है। तब उस लड़के को लेकर के सीधा पहुंचता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन के पास, और वहां मिलती हैं SHO रश्मि चौहान, साथ ही DSP संजीव मिलते हैं। और इस जिले की इन्होंने कमान संभाली हुई थी, और तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट को, और यहाँ से एक टीम गठित करी जाती है, और टीम गठित करने के बाद अब यहाँ पर रेड डाली जाती है। और जब रेड पड़ती है, रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियाँ होती हैं जो यहाँ से निकाली जाती हैं, और इन्हीं में से एक लड़की निकल करके आती है। उस लड़की ने जो एक पत्रकार होती है, उस पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये जो लड़की थी सबीना, उस सबीना ने जाकर के अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरीके से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने अपने गांव में फ़ोन किया, और उसके घर वाले, उसके परिवार वाले अपने बेटी को देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के से माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई में बहुत हैरानी होती है। लेकिन एक कहानी इसके बाद और शुरू हो जाती है, और वो कहानी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली होती है। दरअसल ये कहानी होती है एक पश्चिमी बांग्लादेश का एक जिला लगता है गौरा, और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीना। दरअसल पहले लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक ही है, क्योंकि इनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं है, उनके परिवार के लिए सही नहीं है। ये लड़की अभी कुछ दिन पहले इसकी शादी हुई थी, और उसको एक प्यारा सा बेटा भी हुआ था। वो अपनी ही एक सहेली के साथ गई थी कहीं बाजार में किसी काम करने के लिए, और जब बाजार से वापस लौट रही थी तो वो लड़की गलती से एक गलत गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है, और गलत गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि शाम का समय था। और वो गाड़ी जब उसकी उस घर से, उस इलाके से कहीं दूर चली जाती है, तब उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है। और वहां से जब वो दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़ करके वो उतर जाती है और पैदल ही सफ़र करने लगती है। तब काफ़ी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया होता है। उस जंगल के एरिया में उसको एक व्यक्ति मिलता है, उसे बहन करके वो बात कर रहा था कि तुम यहाँ इस जंगल के इलाकों में कर क्या रहे हो, क्या बात है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये इलाका बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, अपना इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ाऊँगा। वो व्यक्ति उसको अपने साथ लेकर के जाता है, और ले जाने के बाद वो उसे उस रात का सफ़र करते करते उसने उसे कुछ खाने का सब सामान दे दिया, और लड़की उस सामान को खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती हैं। आंखें खुलती हैं तो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश, यानी कि वो इंडिया पहुंच जाती है। इंडिया में कोलकाता में रहती है, और कोलकाता में उसको लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है।
वहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता था और लाल रंग की गोलियां होती हैं, वो नशे की गोलियां होती, वो ज़्यादा मिलती हैं। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी, जबकि उसकी आँख खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां दी जाती थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो बेवजह उसको पीटना शुरू कर देते थे। उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकल ही नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वो लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं बल्कि इंडिया में आ चुकी हो। तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के तुम्हें एंट्री करने में जेल हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति के, उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो बताती है, वो खुद भी गुहार लगाती है कि मेरा एक बच्चा है, उसका कैसा क्या होगा। वो लड़की, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जब उसने सोचा कि यहाँ अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो वाकई में भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन तक वो लड़की जब उसे ठीक से उसकी बात मानने लगती है, 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से फिर पहुँच जाती है बम्बई में। और बम्बई में जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसकी कल्पना नहीं करी थी। और यहाँ पर वो देखती है कि एक बाज़ार है और उस बाज़ार में एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाती थी और ग्राहकों को रिझाने के बाद जैसे ही उनको पैसे मिला करते थे और वो पैसे उस कोठे के मालिकों को जाते थे। उसने अपने आंखों से जो देखा वो देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने 15 दिन तक लगातार विरोध करती रही और जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। और जब मार पड़ती थी साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वह इंजेक्शन ऐसा होता है जो हार्मोन को तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद उसके साथ फिर जो कुछ उसके शरीर में उत्तेजनाएं सी पैदा होती थी तब उसका कुछ करने के लिए मन करता था। और यहीं से उसकी ज़िंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन वह इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज़्यादा बुरा। और शुरुआत में जो इंजेक्शन की आदत लगातार दी जाती थी उसके अंदर हार्मोन्स बदलते थे और फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी, ऐसे जिस कमरे में, छोटे से कमरे में वो रहती थी वहाँ 10-20 लड़कियाँ इसी तरीके से अलग अलग एरिया की, पश्चिमी बंगाल की होती है तो कोई बिहार की होती है, कोई यूपी की होती है तो कोई राजस्थान की होती है तो कोई हरियाणा की होती है। इसी तरीके की लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में एक भूसे की तरफ भरी हुई होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया करते थे और इंजेक्शन देने के बाद फिर वो लड़की अपने काम पर लग जाती थी। काम भी ऐसा जिसको देख करके, शायद सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाए। एक एक लड़की से सुबह 10 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे तो कभी 120 लोग मिलते थे। कभी कभी संख्या कम रहती थी, कभी ज़्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ, अपने पति के साथ जब शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको लेकर के भी कई बार वो परेशान हो जाती है। जरा सोच करके देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर के शाम रात तक वो 100 से ज़्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाती है तो उसकी हालत क्या हो जाती होगी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे, जो मुंबई के अंदर शहर था वहाँ पर, और यहाँ से उसे भेज दिया था सीधा दिल्ली की तरफ। दिल्ली में आती है जीबी रोड पर, रेड लाइट एरिया में, तो स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है वहाँ पर। और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग इलाकों के, अलग अलग शहरों के यहाँ पर लड़कियाँ होती हैं, कुछ कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाइयों के साथ साथ हार्मोन्स के बदलने के इंजेक्शन दिया करते थे। उस लड़की ने यहाँ पर लगभग अब 6 महीने का वक्त गुजारा और 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर, उसका परिवार, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब जहाँ है, जिस हाल में है, शायद कभी अब अपने घर नहीं जा पाएगी।
ऐसे धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे। उन ग्राहकों को कुछ भी करना पड़ता था और जैसे जैसे उसका शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक में ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। और जब वक्त आगे बढ़ता है तो वो लड़कियां भले ही शायद खुश अंदर से हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन उन्हें जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग करनी पड़ती थी। जेबी रोड से फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबाड़ी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबाड़ी बाजार में, और कबाड़ी बाजार में जाने के बाद वहां उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगा कि इस लड़की के साथ इतना गलत होता है, इतना बुरा होता है, लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना के होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। फिर उसके बाद जब पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं के अलावा और कुछ था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो वो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाले हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया कुछ करने के लिए। लेकिन बाहर की दुनिया जो उन्हें बहुत अच्छे लोग रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, इतने अच्छे, वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे कि उस लड़की की जो बांग्लादेश में उसके साथ होता है, उसके सामने जो उसको लड़का मिलता है वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि ज़माना बहुत ख़राब है और तुम इस तरीके से रात में अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रही हो, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही ज़्यादातर लड़कियां होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा करके, बहुत ज़्यादा दोस्ती कर करके आजकल सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो। ऐसे ही लड़कियों को, जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उन्हें प्यार के झूठे जाल में फंसा करके उन्हें इसी तरीके से बेच करके ये लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि सर्वे के अंदर कि भारत के अंदर लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्यावृत्ति के अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपने मर्जी से नहीं आई हैं, बल्कि उनको जबरदस्ती इसमें डाल करके फिर उनको उनके गैर मर्जी को ही मर्जी में ही बदल दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।